डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की जो सरकार है, जहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में हमेशा डिबेट रही है कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को फास्ट करती है या स्लो। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी स्लो होती है क्योंकि डिसीजन लेने में टाइम लगता है। इलेक्शन, डिबेट्स, ऑपोजिशन सब प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाइना जैसे ऑथोरिटी सिस्टम फास्ट डेवलपमेंट करता है, लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है इंक्लूसिवनेस। इंडिया में हर सेक्शन को वॉइस मिलती है, पुअर, वुमेन, माइनॉरिटीज़, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जैसे एमजीएनएस, पीडीएस, एजुकेशन पॉलिसीज़ सब लोगों को डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करती है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करे तो लोग वोट से हटा सकते हैं। इससे डेवलपमेंट को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है। इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इनइक्वालिटी और पॉवर्टी अभी भी चैलेंज है। कंक्लूजन की बात करें तो इसलिए डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है। डेमोक्रेसी थोड़ी स्लो हो सकती है, पर वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करती है। अब हम बात करेंगे पीसेंट मूवमेंट की। पीसेंट मूवमेंट इंडिया में फार्मर्स के राइट्स के लिए स्ट्रगल को दिखाते हैं। ये मूवमेंट्स कॉलोनियल पीरियड से लेकर आज तक चलती आई है। मेन बॉडी की बात करें तो ब्रिटिश टाइम में फार्मर्स को हेवी टैक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता था। इंडिगो रिवॉल्ट एंड चंपारण मूवमेंट जैसे मूवमेंट हुए थे। लेटर तिभागना मूवमेंट भी हुए हैं। इसमें उन्होंने डिमांड की है कि शेयर को क्रॉप किया जाए, कम किया जाए। तेलंगाना मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट था, जहां फार्मर्स ने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। इंडिपेंडेंस के बाद भी इशू ख़त्म नहीं हुए, लैंड रिफॉर्म इनकम्प्लीट रहे। मॉडर्न टाइम में भी फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं एमएसपी, लोन्स, वीवर्स और फेयर प्राइस के लिए। रिसेंट फार्मर जो प्रोटेक्शंस हुए थे उसका एग्जांपल है। इन मोमेंट्स ने गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करने से मजबूर किया है और फार्मर्स को राइट को स्ट्रेंथन किया है। पीसेंट मूवमेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाया, फार्मर्स के अवेयरनेस और राइट्स दिलाए हैं। सिविल सोसाइटी की बात करें और न्यू सोशल मूवमेंट्स की, तो सिविल सोसाइटी का मतलब है एनजीओज, एक्टिविटीज़, प्रेशर ग्रुप जो गवर्नमेंट के बाहर होते हैं। ये सोसाइटी और गवर्नमेंट्स के बीच ब्रिज का काम करते हैं। इंडिया में सिविल सोसाइटी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये करप्शंस के अगेंस्ट आवाज़ उठाती है, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट ट्रेडिशन इशू से अलग है। ये एनवायरनमेंट, वुमेन राइट, ह्यूमन राइट्स जैसे इशू पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, आरटीआई मूवमेंट ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एनवायरनमेंट के लिए फ़ाइट करते थे। सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है, लेकिन कभी कभी इन फॉरेन फंडिंग्स और बेसिस पे एलिगेशन पे भी। सिविल सोसाइटी और न्यू मूवमेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीजनल नेशनलिज्म्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स। रीजनलाइजेशन का मतलब है रीजनल पॉलिटिक्स के रेज और रीजनल इश्यूज़ को इम्पोर्टेंट बढ़ाना। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी डिफरेंट है। इसी वजह से रीजनल पार्टीज जैसे डीएमके, टीएमसी, एसपी का रेज हुआ है। रीजनलिज्म के रीजंस है रीजनल इम्बैलेंस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सेंट्रल नेगलेक्ट। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कोalition गवर्नमेंट बनी और स्टेट की पावर बढ़ी। इकोनॉमिक पॉलिसी भी रीजनल नीड्स के अकॉर्डिंग बनाने लगी, लेकिन कभी कभी ये नेशनल यूनिटी के लिए चैलेंज भी बन सकता है। रीजनलाइजेशन इंडियन डेमोक्रेसी का नेचुरल प्रोसेस है जो डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। लिबरलिज्म 1991 रिफॉर्म्स की बात करें तो 1991 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म अडॉप्ट किया, एलपीजी। लिबरलाइजेशन का मतलब है रेस्ट्रिक्शन हटाना, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हुई, इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हुए और जॉब क्रिएट हुई।
इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक का पार्ट बन गया, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए। इनइक्वालिटीज़ बढ़ी, पुअर और रिच का गैप इंक्रीज़ हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर्स इग्नोर हुए। लिबरलाइजेशन ने इंडिया को इकोनॉमिक तो स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए और एफर्ट्स की ज़रूरत है। वुमेन इन डेवलपमेंट की बात करें तो WID अप्रोच वुमेन को डेवलप प्रोसेस में इंक्लूड करने पे फोकस करता है। पहले वुमेन को इग्नोर किया जाता था डेवलपमेंट पॉलिसी में। WID ने उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ में इंक्लूड किया। इससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई। लेकिन WID की लिमिटेशन है कि ये जेंडर इक्वालिटीज़ को रूट कॉज को एड्रेस नहीं करता, सिर्फ वुमेन को सिस्टम में इंक्लूड करता है, सिस्टम चेंज नहीं करता। WID इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी के लिए डीपर चेंजेस की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है लोगों को इलेक्शन, प्रोटेस्ट, वोटिंग, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। इंडिया में पार्टिसिपेशन ने डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाया। इंडिया में पहले सिर्फ एलिट लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव होते थे, लेकिन अब SC, ST, वुमेन्स और बैकवर्ड क्लासेस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ने सबको वोटिंग राइट्स दिया। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स ने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को पॉलिटिक्स पावर दी है। पंचायती राज सिस्टम में वुमेन और SC, ST के लिए सीट रिजर्व्ड है। पार्टिसिपेशन से अवेयरनेस बढ़ी है और लोग अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। सोशल मीडिया ने भी पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे मनी पावर, मसल पावर और लो अवेयरनेस इन एरिया। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ने इंडियन डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाया है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक पॉलिसी। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। ये पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसीज़ को शार्प करते हैं। मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करता है और इम्पोर्टेंस इशू को हाईलाइट करता है। न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। मीडिया गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है और करप्शन एक्सपोज करता है। एग्जाम्पल, स्कैम्स को एक्सपोज करना। पब्लिक ओपिनियन मीडिया के थ्रू बनता है, जो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन मीडिया बाइस्ड भी हो सकती है। फेक न्यूज़ और TRP रेस के इससे अफेक्ट करते हैं। मीडिया पावरफुल टूल है डेमोक्रेसी का, जो स्ट्रेंथन करती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी रिलेशनशिप। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडियन डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पिलर है। दोनों के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी उनको इंटरप्ट करती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है और जुडिशियल रिव्यू का पावर रखती है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अपॉइंटमेंट और पॉलिसी डिसीजन लेने पर, लेकिन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक करती है और सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस ने जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच कोऑपरेशन और बैलेंस डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। इंटरेस्ट ग्रुप वो ग्रुप होता है जो अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू लॉबी, प्रोटेस्ट और कैंपेन। ट्रेड यूनियन, बिजनेस ग्रुप और किसान संगठन इसका एग्जाम्पल है। ये डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ाता है और पॉलिटिक्स को और पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करता है, लेकिन कभी कभी ये अपने फ़ायदे के लिए प्रेशर डालते हैं जो इन पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट ग्रुप डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। कास्ट की बात करें तो कास्ट सिस्टम इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम है जो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। एजुकेशन, जॉब, सोशल स्टेटस में इनइक्वालिटीज़ देखनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन और पॉलिसीज़ के थ्रू इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश की है, लेकिन आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, स्पेशली रूरल एरिया में। कास्ट इनइक्वालिटीज़ कम हुई है, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में लिंक का काम करता है। पॉलिसी इम्प्लीमेशन, लॉ इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इसका मेन रोल है। ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल एंड प्रोफेशनल होनी चाहिए, लेकिन करप्शन
और इनसफिशिएंट चैलेंज है। ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन रिफॉर्म की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है पीस एंड नीड्स टू फुलफिल करना विदाउट प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करना विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। इस कंसेप्ट का फोकस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैलेंस पर है। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। इंडिया में पॉलिसीज़ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए जारी है, लेकिन चैलेंजेस है पॉल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंजेस। कंक्लूजन की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्यूचर के लिए नेसेसरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए नेसेसरी है। एथनिक की बात करें तो एथनिक और रीजनल पॉलिटिक्स आइडिया बेस्ड पॉलिटिक्स है। इंडिया में रीजनल रिलीजन और एथनिसिटी का पॉलिटिकली यूज़ होता है वोट्स के लिए। ये यूनिटी को इफेक्ट करता है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस भी होती हैं, लेकिन ये ग्रुप को रिप्रेजेंटेशंस भी देता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन मिसयूज से बचना ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशंस का मतलब है पावर को सेंटर से स्टेट और लोकल बॉडीज़ तक ट्रांसफ़र करना। पंचायती राज सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। लोकल गवर्नमेंट से पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। 73rd और 74 अमेंडमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथ किया है। इस डेवलपमेंट ग्रॉस रूट्स लेवल पर होता है, लेकिन फंड्स और पावर की कमी चैलेंज है। डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी चीज़ अगर ना समझ में आई तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।